हेलो 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना जो सेकंड चैप्टर है जिसका कि नाम लिखा मैंने, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में है। ओके, तो आज हम लोग, जैसा कि हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी, जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें डिस्कस किया था कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड का जो रास्ता है कि कहाँ से एंटर करता है और कहाँ तक हमारी बॉडी के अंदर वो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज़, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला ऑर्गन या कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो वो स्टार्ट होता है हमारा बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी है वो क्या चीज़ है। देखिए, हमारा जो माउथ का जो पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। हमारे दांत, हमारी जीभ, जो टंग है, वो सारी चीज़ें बक्कल कैविटी के अंदर आती हैं। ओके, अब बक्कल कैविटी की फंक्शनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से ही शुरू किया है तो बक्कल कैविटी का क्या काम है। बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारे दांत हैं, जो टीथ जो हमारे हैं, वो क्या काम करते हैं। वो मैकेनिकली जो खाना जो हमने खाया है, उस खाने को छोटे छोटे पीसीज में वो तोड़ देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं एक तरीके से। दूसरा, जो हमारी टंग जो है वो क्या करती है, वो उस खाने के अंदर जब हम उसको चबा रहे होते हैं तो उस खाने के अंदर सलाइवा मिक्स करना, ताकि जो स्टार्च जो है वो वहाँ पे ब्रेक डाउन जो स्टार्च का है वो वही हो जाए, बक्कल कैविटी के अंदर ही हो जाए। तो वो हमारा जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर्स के अंदर जैसे ग्लूकोज है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारा काम हमारी टंग का है। उसके साथ साथ टंग का एक और काम है खाने को स्वलो करना, उसको निगलना अंदर की ओर। ये भी काम हमारी जो टंग है वही करती है। उसके साथ लास्ट एक और काम है, वैसे तो और भी बहुत सारे काम है जैसे बोलना है तो, लेकिन अगर खाने से जुड़ी हुई बात करें तो एक और है खाने का टेस्ट। हमको कहाँ से मिलता है, हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वहीं से मिलता है। कहीं ना कहीं खाने के टेस्ट के लिए जो हमारा नोज है वो भी जिम्मेवार होता है। कैसे, जो स्मेल जो खाने की होती है, वो स्मेल हमारा जो नोज है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, वो भी टेस्ट में बड़ी मदद करती है। तो हमारी जो टंग है उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे बड़े टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड उस खाने के टेस्ट को सेंस कर लेते हैं। वो सेंसर्स की तरह काम करते हैं टेस्ट बर्ड, और तो आपको खाने का टेस्ट आ सकता है। ओके, तो हमारी टंग और टीथ, मतलब बोला जाए तो हमारी जो बक्कल कैविटी है उसका काम हमने देख लिया है। अब बक्कल कैविटी के अंदर जो टंग है उसका मैंने बताया कि वो क्या करती है, वो खाने को नीचे अंदर की ओर निगलती है। ठीक है, तो उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद ये मान लेते हैं ये हमारी बक्कल कैविटी है। ठीक है, ये हमारा जो माउथ है वो है, वो वहां से खाना नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये बक्कल कैविटी इधर है। ठीक है, और खाना जो नीचे की ओर जा रहा है उस पार्ट को हमने क्या बोला था, उस पार्ट का हमने नाम लिया था ईसोफेगस, जिसको कि आसान भाषा में फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ईसोफेगस क्या करता है, ये खाने को अंदर की ओर, जैसे खाना हमने यहाँ से खाया है, फूड पार्टिकल्स है या खाने के टुकड़े हैं, वो नीचे की ओर, ये जो फूड पाइप है वही उनको नीचे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, वैसे अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सोचा जाए तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बक्कल कैविटी से लेके और एनस तक का जो रास्ता है, वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है, अपनी वॉल्स से जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही पुश करती है। तो इसोफेगस का काम सिर्फ इतना है, ये हमारी गर्दन से स्टार्ट होता है और चेस्ट के साथ साथ जाता है। ठीक है, अब इसोफेगस हमारा कनेक्ट होता है हमारे स्टमक से। तो स्टमक हमारा मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा स्टमक है। ओके, अब स्टमक हमारा क्या करता है, ये आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल अभी चली रही है। स्टमक
में देखिए स्टमक जो हमारा है वो एक बैग के जैसा एक स्ट्रक्चर है। तो खाना जाएगा पहले और स्टमक में पहुंचेगा। ओके, अब स्टमक के अंदर हमारा जो खाना है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा? स्टमक हमारा क्या करता है, 3 चीजें रिलीज करता है। सबसे पहली चीज तो म्यूकस। अब वो जो म्यूकस है, म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो स्टमक की जो इंटरनल लिनिंग है, जो इसकी अंदर की जो दीवारें हैं, देखिए कई बार हम कुछ हार्ड चीजें, कुछ हार्ड अगर खाना खाते हैं तो जो हमारी जो इंटरनल वॉल्स है इसोफेगस की, उनमें वो खाना हमें चुभता हुआ महसूस होता है। सेम ऐसा ही स्टमक के साथ भी होता है। तो इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगर हमने कुछ हार्ड खाया है तो, या तो कोई भी फूड पार्टिकल है वो स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए स्टमक क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरी चीज स्टमक क्या रिलीज करता है, दूसरी चीज रिलीज करता है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने के साथ हम कई बार बहुत सारे अनवांटेड जो बैक्टीरियाज है उनको भी हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो उन बैक्टीरिया को, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए जो HCl है वो जिम्मेवार है, ये इसी का काम है HCl का। और लास्ट में जो तीसरी चीज है वो करता है डाइजेस्टिव जूसेस। तीसरी चीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है हमारा स्टमक। ये HCl क्या करता है, सबसे पहली चीज तो बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरा जो हमारा स्टमक है उसका नेचर एसिडिक नेचर बना होता है। देखिए जिस चीज का pH वैल्यू 0 to 7 के बीच में है वो चीज हमारे लिए एसिडिक है, जिस चीज का 7 to 14 है वो हमारे लिए बेसिक है। ओके, तो इसका जो इसका नेचर है स्टमक का, जो यहाँ पे जो एरिया है उसको एसिडिक बनाना किसका काम है, HCl का काम है। और जिसकी क्या जरूरत है उसको एसिडिक क्यों बनाया जाए, उसको वो इसलिए बनाया जाए क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस जो बाद में स्टमक रिलीज करता है, वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एसिडिक एरिया में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और फूड का डाइजेशन और अच्छे तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूसेस सबसे पहले किस चीज़ को, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा खाना है वो हमारा खाना जाता है एक ऐसे बड़े खतरनाक रास्ते से होते हुए, वो खाना हमारा जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी है वो अप्रोक्सीमेट 7 to 7.5 मीटर लंबी होती है। अगर देखा जाए तो 1 मीटर में 3.04 फीट, ठीक है, होते हैं, मतलब लगभग 21 to 24 फीट तक वो लंबा हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन अभी भी फिट है। ओके, और उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। वो लार्ज इंटेस्टाइन तो इससे भी अलग एक चीज़ है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लेंथ देखी जाए तो वो अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर के आसपास होती है, उसकी लेंथ तो कम होती है। लेकिन फिर इसको लार्ज क्यों बोला जाता है, इसको क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ज़्यादा होता है। वो तो बाद की बात है, अब पहले फंक्शनिंग देखते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग जो फूड जो पहुंचता है वहाँ पे, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जुड़ा होता है सबसे पहले हमारा लिवर। ओके, पैंक्रियास भी उसी से जुड़ा होता है। अब इनकी फंक्शनिंग अगर समझ में आ गई कि ये क्या काम करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा पूरा ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो लिवर हमारा क्या काम करता है, देखिए लिवर सबसे पहली बात तो है क्या चीज़, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक ग्लैंड है। ग्लैंड को हिंदी में अगर साइंस की हम बात करें तो ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है। ओके, तो लिवर जो हमारा है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लिवर है हमारा। और लिवर का कलर रेडिश ब्राउन उसका कलर होता है, अगर उसको
आपको अगर उसको ऑब्जर्व करना है, अगर कहीं देखना है तो रेडिश ब्राउन उसका कलर है। ओके, तो अब वो करता क्या है, लीवर के पास देखिए, लीवर वैसे हमारी राइट साइड पे एब्डोमेन के जस्ट ऊपर वहाँ पे शिफ्ट वहाँ पे होता है, लोकेटेड होता है। तो लीवर क्या करता है हमारा, लीवर के अंदर बॉल ब्लैडर नाम का, ठीक है, लीवर के पास बॉल ब्लैडर नाम का एक सेट लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ भी एक छोटा सा बैग जैसा कोई आप स्ट्रक्चर या छोटे से किसी भी थैले जैसा कोई स्ट्रक्चर मान सकते हैं। अब वो बॉल ब्लैडर क्या करता है, वो यहाँ लिखता हूँ मैं, बाइल जूसेस रिलीज करता है। और वो बाइल जूसेस क्या करते हैं, वो फैट के डाइजेशन में काम आते हैं। ओके, तो प्रोटीन वहां डाइजेस्ट हो गया, अब फैट यहाँ डाइजेस्ट हो गया। ओके, तो बाइल जूसेस क्या करते हैं, फैट के डाइजेशन में काम आते हैं। अब पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज हमारा क्या करता है, सबसे अच्छी चीज तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, उस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में पेनक्रियाज मदद करता है। कैसे, क्योंकि पेनक्रियाज हमारा एक एंजाइम है इंसुलिन। ओके, वो इंसुलिन कौन रिलीज करता है, वो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है। उसके साथ साथ डाइजेशन में कैसे मदद करता है, वो बड़े अपने जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं उनको रिलीज करता है। और वो पेनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में जो, और उसके साथ साथ जो बचे हुए जो फैट्स हैं और उनके डाइजेशन में भी मदद करवाते हैं। ओके, तो पैनक्रियाज और लिवर की अगर फंक्शन समझ में आ गई तो वो दोनों चीजें, और उसके साथ साथ तीसरे पे अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद से भी क्या करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस जैसे स्टमक रिलीज करता था, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती है, रिलीज करती है। उन दोनों से बचने के बाद जो खाना बच जाता है उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। ओके, तो ये तो खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो हमने समझा है अभी। एक बार हमारा जो फ्लो चार्ट है उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हम आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीजें जुड़ी हुई हैं जैसे लीवर और पैनक्रियाज। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हम लोग जो खा रहे थे वो खाना यहाँ तक पहुँचा कैसे ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, फिर लिवर ने अपना काम दिखाया, पैनक्रियाज ने अपना काम दिखाया, और लास्ट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी स्टमक की तरह अपने जो डाइजेस्टिव जूसेस थे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, वो उस खाने के ऊपर जो अनडाइजेस्टेड जो फूड फिर भी बचा हुआ था उसके ऊपर रिलीज कर दिया, तो वहाँ पे खाना क्या किया, उसने डाइजेस्ट किया। अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खा रहे थे वो इस चीज़ में स्टार्च में, फिर स्टार्च बाद में जाके शुगर्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन है, फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो ब्रेकडाउन है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में भी ब्रेक कर लेना, यही तो डाइजेशन है। ओके, तो वो डाइजेस्ट कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च, और स्टार्च के बाद फिर शुगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड्स, और लास्ट जो हमारा क्या, फैट हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, और उसके साथ साथ ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे चलते हैं, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बाद में जाएंगे। अब देखिए अभी ये जो तीन चीज़ें पढ़ी हैं उससे जुड़े हुए हमने अभी क्या पढ़ा है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, चार चीजें सॉरी हमने पढ़ी है। तो उससे देखिए सबसे पहला अगर बक्कल कैविटी की हम बात करें तो खाने को इनटेक करना, बॉडी के अंदर पहुंचाना, जस्ट बक्कल कैविटी के पास रख देना। ओके, तो उस चीज को हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। समझे? उसके बाद खाना सॉल्व कर लिया, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचा और यहाँ पे डाइजेशन अभी
चल ही रहा है, वैसे डाइजेशन तो यही स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन स्टमक में चल रहा है, तो उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या चीज होगा हमारा, डाइजेशन। उसके बाद हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारे दो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन और दूसरा एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या चीजें होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर, उंगली जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक नहीं लगभग हजारों ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनको अगर पूरा सभी को एक ग्रुप में मान लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विली। और एक अगर सिंगुलर की, एक किसी भी एक की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे विलस। ओके, अब ये जो विली या जो विलस है वो क्या काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होते हैं, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये हो सकता है ये आगे जाके आपस में कनेक्ट हो जाए। ओके, अब क्या इनका काम क्या है, वो देखिए जो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो खाने को आप ब्रेक डाउन कर चुके हैं हम, उस खाने को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने की ज़रूरत है। प्रोटीन जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, जैसे मसल्स हैं वहाँ जाना चाहिए। फैट जहाँ पे जाके स्टोर होगा, जैसे एडिपोज नाम का एक टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस टिश्यू के अंदर जाके फैट स्टोर होगा। तो उनको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाना अभी बाकी है, ठीक है। तो उनको एब्जॉर्ब करना वाटर की मदद से, थोड़ा सा वो जो खाना है जो सिंपलर सब्सटेंसेस में है उसको क्या करना, विली के जरिए इन के द्वारा, ये जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड की जो पाइपलाइंस है, इन तक पहुंचा देना, इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, कंज्यूम कर लेना, वो हमारा प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ओके, अब एसिमिलेशन क्या चीज़ है, एसिमिलेशन वो खाना वहाँ पे पहुंच भी चुका है और उस खाने का वहाँ पे यूटिलाइजेशन भी बॉडी ने कर लिया है, वो प्रोसेस हमारा क्या है, एसिमिलेशन है। जैसे अगर हम स्टार्च की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब अगर बात करें तो अगर सेल्स पे, अगर सबसे लास्ट में हम अपने सेल पे पहुंचते हैं ना, तो सेल के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर डाइजेशन सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ह्यूमन बॉडी की तरह। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको जो शुगर या जो स्टार्च जो हमने कंज्यूम किया है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। ओके, तो ये जो प्रोसेस पूरा बिल्कुल हमारी बॉडी के जहाँ पे जिस ऑर्गन के पास वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहुंचाया गया है, सिंपलर सब्सटेंसेस को पहुंचाया गया है, वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन कर लेना, ठीक है, उसका यूज कर लेना, वो प्रोसेस हमारा है एसिमिलेशन। तो ये हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन तक का अपना एलिमेंट्री एनाटॉमी पढ़ा है। उसके बाद जो खाना है वो खाना पहुंच जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, इस लार्ज इंटेस्टाइन को मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला जाता है, जैसा मैंने बताया कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए जो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन उसको बोला जाता है। उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से बेशक कम होती है, ठीक है। अब जो बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको पहुंचा दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे भी दो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहली चीज़ तो वाटर, वाटर आपकी बॉडी में कहाँ से कहाँ कौन एब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा सॉल्ट्स, ठीक है, जो मिनरल्स जो आपके हैं वो उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद देखिए हमारे 4 प्रोसेस हमने पढ़े हैं, लास्ट एक प्रोसेस और बचता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे पुश कर देगी खाने को। ओके, और वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे जो पुश कर रही है खाने को, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो खाना हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा एक सैक लाइक फिर से एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पहुँच जाएगा वो खाना हमारा, और उसको हम बोलेंगे यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है रेक्टम, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, खाने को कन्वर्ट कर दिया जाता है सेमी सॉलिड
स्ट्रक्चर्स में, फीसिस लाइक स्ट्रक्चर में, वो जो फीकल मटेरियल जो है उसको यहाँ पे रेक्टम में स्टोर किया जाता है। और बाद में जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है एनस, वहां से उस खाने को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ओके, अब वो जो रिमूवल ऑफ जो वेस्ट मटेरियल या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी को नहीं चाहिए, जिसको बॉडी ने नकार दिया है, ओके, जिसको रिजेक्ट कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है, अब वो जो फूड का या जो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, यस, या फिर एजिशन। सॉरी, ओके, तो ये प्रोसेसेस हमने आज समझे हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमने क्या पढ़ा, रेक्टम, और उसके बाद एनस, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप इसके अंदर आपको और कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आगे हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमंस। तो एनिमल्स में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर मैं जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं अगर उनकी बात करूं, तो वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, देखिए आपने ध्यान कभी दिया होगा तो जो गाय भैंसें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बैठी रहती हैं और कुछ च्युइंगम, जैसे हम लोग, जैसे हम च्युइंगम खाते हैं तो जैसे मुंह चलाते हैं, वो ऐसे ही करती रहती हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, वो क्यों ऐसा करते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको बोला जाता है रुमिनेंट्स। ठीक है, और उससे भी पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की। ह्यूमन क्या है हमारा, देखिए ह्यूमन हमारा एक ऑर्गन है, हम सॉरी हमारा नहीं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। क्या करता है ये ऑर्गन और कहाँ होता है, ये हमारे सॉरी ग्रास ईटिंग एनिमल्स के ये ऑर्गन उनकी बक्कल कैविटी के बाद, इसोफेगस के दौरान, ओके, और स्टमक से पहले, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलोंग विद द स्टमक, वो जो ह्यूमन जो है उनका ऑर्गन जो है वो वहाँ पे होता है। ओके, और जिन जिन जानवरों के अंदर ह्यूमन होता है वो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं। अब वो जो रूमिनेंट्स हैं वो करते क्या हैं, ये जो ह्यूमन है वो क्या करता है, देखिए जब वो घास खा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको स्वलो करते चले जाते हैं, उसको निगलते चले जाते हैं, और वो घास उनके कहाँ जाती है, वो पहुँच जाती है उनके ल्यूमेन के अंदर। ओके, अब ल्यूमेन के अंदर तो वो घास पहुँच चुकी है। अब फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत डाइजेशन तो उसका लगभग आधा डाइजेशन उस ल्यूमेन का, सॉरी उस घास का यहाँ पे हो जाता है। फिर वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको बोला जाता है कर्ड। ठीक है, एक पेस्ट जैसी चीज वो बना लेते हैं। तो वो कट क्या है, छोटे छोटे पोर्शंस में वो वापस ह्यूमन से जो एनिमल है उसके माउथ तक, उसकी बक्कल कैविटी तक आ जाएगा। फिर वो जो जानवर है उस कट को फिर से च्यू करेगा, उसको चबाएगा, और वापस जब उसको स्वालो करेगा तो वो उसके स्टमक में पहुंच जाएगा। ओके, अब देखिए इसकी ह्यूमन की ज़रूरत क्या है, जो ग्रास, जो हमारी जो घास होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज क्या है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो ह्यूमंस जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ह्यूमन जो एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। तो जो रूमिनेंट होते हैं वही इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, जो रूमिनेंट्स जो हैं हमारे, वो रूमिनेंट की मदद से रूमिनेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। रूमिनेशन का प्रोसेस मतलब जो अभी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि खाना पहले रिट्रीव में जाएगा, पार्शियली वहाँ पे डाइजेस्ट होगा, फिर कट की फॉर्म में छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर वापस
बक्कल कैविटी तक आएगा और वहां से फिर स्टमक में जाएगा। आगे का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है लगभग। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए। तो होप आपको र्यूमन, रूमिनेंट्स और रूमिनेशन तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, अब ये तो बात हो गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स का पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, अब एनिमल्स से मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर खाना बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए बक्कल कैविटी ही नहीं है। या बक्कल कैविटी अगर मान लेते हैं हम, अगर उनके किसी पार्ट में कि इसकी बक्कल कैविटी है तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। जैसे अगर आपकी एनसीईआरटी बुक की ही बात करें तो एनसीईआरटी बुक के अंदर एक बड़ा ही अच्छा सा ऐसा एक कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उसका नाम है अमीबा। ओके, ये अमीबा क्या करता है, ये कैसे फूड खाता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, इसका क्या चक्कर है न्यूट्रिशन का, ये भी हमें जानना होगा। ओके, तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहली चीज तो अमीबा हमारा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा है और माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पॉन्ड्स में हमको मिल सकता है अमीबा जनरली ऐसे ही, ठीक है। उसके अंदर एक बड़ा ही डेंस उसका न्यूक्लियस होता है। अब क्या करता है देखिए, और बबल्स के जैसे बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो वैक्यूल्स हैं ये काम की चीज है हमारे लिए, मतलब अमीबा के लिए, हमारे लिए नहीं, हमें पढ़ना है ये वैक्यूल्स। ओके, तो वैक्यूल्स बबल की तरह मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ बहुत एक्टिव वैक्यूल, ठीक है। अब अमीबा के पास मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। ओके, अब वो सूडोपोडिया को आप कैसे समझ सकते हैं, सूडोपोडिया को बोला जाएगा वैसे फॉल्स फीट, नकली पैर। ओके, तो वो जो सूडोपोडिया है, जो फॉल्स फीट है, वो क्या काम करेगा, मान लेते हैं ये अमीबा है और यहाँ इसको कोई माइक्रोस्कोपिक और कोई अपने से छोटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला या फूड पार्टिकल मान लेते हैं, इसको खाने पीने की चीज इसको मिल गई है, तो ये आगे मूव करेगा अपने सूडोपोडिया को, नकली पैरों को। ये जैसे ये है तो ये प्रोजेक्शन इसकी यहाँ से यूं आगे आने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये वाले प्रोजेक्शन में मान लेता हूँ यूं इधर आने की कोशिश करेगी। आखिरकार क्या हो जाएगा, ये जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर उसके किसी न किसी फूड वैक्यूल के अंदर मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया है। वो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को चारों तरफ उसके फैला देगा और बीच में जो वैक्यूल है वहां से वो जो फूड पार्टिकल है उसको एंगल्फ कर लेगा, उसको निगल लेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एंगल्फ कर लिया गया है। अब उसको जब एंगल्फ कर लिया गया है तो क्या करेगा, जो अमीबा जो है वो इस वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर देगा और उन डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। उसको यहीं के यहीं से क्या किया है, उसको यहीं पे इंजेक्शन का प्रोसेस भी हो गया, यहीं के यहीं उसका डाइजेशन का प्रोसेस भी हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब यहीं हो गया और बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है या जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको इसी वैक्यूल में से उसको एक्सक्रीट भी कर दिया जाएगा, मतलब जो हमारा एजिशन का जो प्रोसेस था वो भी इधर ही हो गया। ओके, तो हमने क्या देखा कि जितने भी अलग अलग एनिमल्स हैं सबका लगभग कुछ एक सिमिलैरिटीज भी हैं प्रोसेसेस की, अगर बात करें तो डाइजेशन सिस्टम की या न्यूट्रिशन की, और बहुत सारी अगर देखा जाए तो उनके अंदर डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जो हैं वो भी हैं। ओके, तो अगर इसी चैप्टर से जुड़ी हुई आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक चाहते हैं कि आप लोगों ने उसको वीडियो बनाऊँ या सॉरी या फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो चैप्टर आज हमारा जो है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ो। ओके, थैंक यू।